अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, ये सवाल दशकों से चला आ रहा है, कानूनी गलियारों में भी और बाहर भी। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ बहुत अहम टिप्पणियां की हैं, जिनसे ये पूरी बहस कह सकते हैं एक नई दिशा ले रही है। आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं हालिया विचारों से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है कि इन कानूनी तर्कों और दस्तावेजों में थोड़ा गहराई से उतरें और समझें कि इस जटिल मुद्दे पर अब क्या स्थिति बन रही है। तो चलिए इस अहम विषय पर यह गहन चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये सारा मामला जो है वो संविधान के अनुच्छेद 30A के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का एक मौलिक अधिकार देता है। हाँ, ये अनुच्छेद तो केंद्र में है। हाँ, अब जो पेंच फंसा वो फंसा 1968 के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत मशहूर फैसले से, अजीज बाशा बनाम भारत संघ। हाँ, अजीज बाशा का नाम तो बार बार आता है। क्या था उसमें खास? उस फैसले में कोर्ट ने ये माना कि एएमयू को असल में मुस्लिम समुदाय ने स्थापित नहीं किया था। कोर्ट का तर्क ये था कि यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई वो 1920 में ब्रिटिश भारत की संसद के एक कानून यानी एएमयू एक्ट से हुई थी। अच्छा, मतलब कानून से बनी, समुदाय ने नहीं बनाई। हाँ, कोर्ट के हिसाब से। और क्योंकि स्थापना संसद के कानून से हुई तो इसे अनुच्छेद 30(1) के तहत मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित संस्था नहीं माना जा सकता और इसलिए उसे अल्पसंख्यक दर्जे का संरक्षण नहीं मिल सकता। और सालों तक यही व्याख्या एक तरह से हावी रही। लेकिन अब इसमें बदलाव आया है ना? हाल की जो ये टिप्पणियां हैं वो कुछ अलग कहती हैं। बिल्कुल। हाल के विचारों में खासकर जो मुख्य न्यायाधीश का नजरिया सामने आया है उसमें कोर्ट ने स्थापित शब्द को कहीं ज्यादा व्यापक तरीके से देखा है। कोर्ट ने माना कि सिर्फ कानून पास होने का जो अंतिम एक्ट है उसी को स्थापना नहीं कह सकते। हमें पूरी प्रक्रिया देखनी होगी, मतलब शुरुआत कैसे हुई, किसने की, इरादा क्या था, उसके लिए संसाधन किसने जुटाए। अच्छा। एएमयू के मामले में कोर्ट ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल यानी एमएओ कॉलेज के बनने से लेकर यूनिवर्सिटी बनाने तक के लिए मुस्लिम समुदाय के जो लगातार प्रयास थे, जो योगदान था, उसको महत्व दिया है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट अब सिर्फ वो फाइनल कानून के कागज को नहीं देख रहा, बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी, वो इतिहास, संस्थापकों की नीयत, उन सब पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये तो वो बात हुई जैसे कहते हैं कानून के पर्दे को भेद कर असलियत देखना। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अब ये माना गया है कि अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने कोई संस्था बनाने की पहल की, उसके लिए मेहनत की और बाद में उसे कानूनी रूप देने के लिए या शायद डिग्री वगैरह की मान्यता के लिए सरकार ने कोई कानून बना दिया, तो सिर्फ उस कानून के बन जाने से उसका अल्पसंख्यक चरित्र खत्म नहीं हो जाता। अच्छा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि उस वक्त विश्वविद्यालयों के लिए कानूनी तौर पर स्थापित होना डिग्री मान्यता जैसी चीजों के लिए जरूरी भी था शायद। तो ये अजीज बादशाह वाले तर्क से, जिसने सिर्फ कानूनी स्थापना को ही सब कुछ मान लिया था, एक बड़ा कह सकते हैं विचलन है, एक बदलाव है। और ये बदलाव सिर्फ एएमयू के लिए नहीं बल्कि शायद भविष्य में ऐसी और संस्थाओं के लिए भी एक नया पैमाना तय करता है। बिल्कुल। जहां भी सरकारी कानून शामिल हो स्थापना में। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, अनुच्छेद 30(1) में स्थापित करने के साथ साथ प्रशासन करने का भी जिक्र है, उस पर भी कुछ कहा गया है। हाँ, कोर्ट ने इस पर भी जोर दिया कि स्थापित करने और प्रशासन करने के अधिकार को एक साथ ही देखा जाना चाहिए। ये जुड़े हुए अधिकार हैं, अलग अलग नहीं। एक और दिलचस्प मुद्दा उठा था एएमयू के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होने का। ये दर्जा उसे संविधान की केंद्रीय सूची में मिला हुआ है। हाँ, ये भी एक तर्क आता है कई बार कि भाई जो संस्थान राष्ट्रीय महत्व का है वो भला अल्पसंख्यक संस्थान कैसे हो सकता है, दोनों एक साथ कैसे? बिल्कुल। और इसी पर कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश वाले फैसले के अनुसार साफ किया कि ये दोनों दर्जे एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता। कोई संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण होते हुए भी अपने इतिहास और स्थापना की प्रक्रिया के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थान बना रह सकता है। अच्छा, यानी राष्ट्रीय महत्व का टैग अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म नहीं करता कोर्ट के अनुसार। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अजीज बाशा में जो मुख्य आधार था कि कानूनी एक्ट से स्थापना हुई इसलिए अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिलेगा उसे, अब सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश वाले विचार में अनुच्छेद 30 की सही व्याख्या नहीं मान रहा है। क्या ये कहना ठीक होगा? हाँ, मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है,
मुख्य न्यायाधीश वाले फैसले ने अजीज बाशा के उस केंद्रीय तर्क पर आप कह सकती हैं पुनर्विचार किया है या उसे अनुच्छेद 30 की व्याख्या के लिए अपर्याप्त माना है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। अच्छा, वो क्या? देखिए, जहां कानूनी सिद्धांत तो साफ कर दिए गए हैं, वहीं एएमयू को असल में अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय शायद अभी भी पूरी तरह से तय नहीं है। बेंच में शामिल कुछ न्यायाधीशों की राय, जैसे जस्टिस पाड़ीवाला की राय, इस मामले में थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि भले ही अजीज बाशा का कानूनी तर्क अब शायद उतना मजबूत न रहा हो, लेकिन एएमयू के जो विशिष्ट ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको देखते हुए अजीज बाशा का जो अंतिम निष्कर्ष था कि ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, वो शायद सही था। यानी सिद्धांतों पर तो एक तरह की स्पष्टता आई है, लेकिन एएमयू के खास केस पर अंतिम फैसला अभी भी उलझा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे यही पता चलता है कि मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है और अंतिम निर्णय शायद सुप्रीम कोर्ट की एक सामान्य बेंच लेगी, जो इस तरह के मामलों को नियमित तौर पर सुनती है, जब वो इन नए सिद्धांतों को एएमयू के तथ्यों पर लागू करेगी। समझा। तो आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 30 की व्याख्या को खासकर उन संस्थानों के लिए जो किसी न किसी स्तर पर कानून द्वारा स्थापित हुए हैं, काफी हद तक विकसित किया है। वो अजीज बाशा वाली जो दशकों पुरानी एक सीधी सी व्याख्या थी, अब वो उतनी निर्णायक नहीं रही। और ये विचार जो हैं, ये भविष्य के लिए कई गहरे सवाल भी खड़े करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे आधुनिक भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें अल्पसंख्यक अधिकारों की जगह असल में क्या है? कैसे संतुलन साधा जाएगा राष्ट्रीय पहचान, इतिहास की व्याख्या और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बीच? और ये जो नए सिद्धांत सामने आए हैं, ये दूसरे संस्थानों पर किस तरह से लागू होंगे? ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर शायद आगे भी हमें सोचने और विचार विमर्श करने की जरूरत होगी।